हेलो बच्चों, गायत्री ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में अच्छी तरह से समझा था। आगे के मुद्दे को देखते हुए हम चलते हैं। आज का हमारा मुद्दा है आधुनिक आवर्त सारणी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में जो वर्गीकरण किया था उसमें बहुत सारी विषमताएँ बच गई थी, यानी कि बहुत सारी त्रुटियाँ रह गई थी। उन त्रुटियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ और आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में बनाया। 1913 में हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। हेनरी मोसले तत्वों के वर्गीकरण को पूरी तरह से करने में सक्षम रहे और उसी वर्गीकरण का उपयोग आज तक हम सब कर रहे हैं। अब जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हैं या फिर न्यूलैंड की बातें करें, डोबेराइनर की बातें करें, तब वहाँ पर हमने देखा था कि वर्गीकरण के आधार के रूप में परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया गया था। उस समय वो सारे तीनों साइंटिस्ट ने, तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का आधार लेकर वर्गीकरण की प्रक्रिया को पूरी की। लेकिन हेनरी मोसले ने देखा कि यदि परमाणु द्रव्यमानांक का इस्तेमाल हो रहा है तो विषमताएं हो रही हैं और मेंडलीव के आवर्त सारणी में कई सारी विषमताएं प्राप्त हुई। तो हेनरी मोसले ने ये सोचा कि क्यों ना हम तत्व का, परमाणु का अगला जो गुणधर्म है जिसे हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं, तो परमाणु क्रमांक का उपयोग करके क्यों ना वर्गीकरण करने की कोशिश की जाए। तब हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक को वर्गीकरण का आधार माना और उन्होंने, जैसा कि हम परमाणु क्रमांक की बात अगर करें तो हमने पहले शुरुआत की वीडियो में हमने देखा हुआ है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, हम देखते हैं कि यदि कोई तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कुछ इस तरीके से और इसके अंदर जो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते रहते हैं, तो जब हम प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और इसी को हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, जितने प्रोटॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये वही परमाणु क्रमांक कहलाएगा। यानी किसी तत्व के परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल करके हेनरी मोसले ने क्या किया, वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और जब वर्गीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो उन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई और उस आवर्त सारणी का नाम उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी की एक छोटी सी परिभाषा उन्होंने दे दी कि आधुनिक आवर्त सारणी कहते किसे हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सारणी प्राप्त होती है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो परिभाषा क्या कह रही है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण की सारणी प्राप्त होती है उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। हमने देखा था कि मेंडलीव ने क्या किया था, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था और हेनरी मोसले ने
परमाणु द्रव्यमान की जगह पर किसका इस्तेमाल किया? परमाणु क्रमांक का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और उस व्यवस्था के बाद जो सारणी प्राप्त हुई उसे आधुनिक आवर्त सारणी ऐसा नाम दिया। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा था कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी का नियम दिया था, है ना। तो उसी प्रकार से हेनरी मोसले ने भी आवर्त सारणी का नियम बनाया और उस नियम के अंतर्गत हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था जिसमें हमने देखा था कि मेंडलीफ ने क्या कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। तो हेनरी मोसले ने जो नियम बनाया उसमें उन्होंने क्या कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन है। तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन है। एकदम सेम टू सेम सेंटेंस है, जैसा सेंटेंस मेंडलीफ ने अपने नियम में दिया था वही पूरी तरह से वैसा ही सेंटेंस है, केवल वहां पे परमाणु द्रव्यमान हुआ करता था और यहाँ पर परमाणु क्रमांक है। तो जब भी आपको आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पूछा जाए तो जैसे हमने मेंडलीफ के आवर्त सारणी का नियम हूबहू उन्हीं शब्दों के स्वरूप में लिखा था, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को भी हमको इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके रखना है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन है। तो इसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही विस्तृत रूप से हेनरी मोसले ने समझाया और उस तत्वों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई, इसलिए इस सारणी को आवर्त सारणी का या फिर हम कह सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ी ही विस्तृत रूप से हेनरी मोसले ने इस सारणी को बनाया था, इसलिए इस सारणी को दीर्घ स्वरूप यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अब ये जो हेनरी मोसले ने आवर्त सारणी को बनाया, इसमें मेंडलीफ की जितनी भी विषमताएं थीं वो सारी विषमताएं समाप्त हुई, परंतु केवल एक विषमता ऐसी रह गई थी। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन के स्थान की निश्चिति नहीं हो पाई थी। हमने ये देखा था उस विषमता में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विषमता में हमने देखा था कि हाइड्रोजन के स्थान की निश्चिति नहीं हो पाई थी। हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के समूह में रखा जाए या हाइड्रोजन को हैलोजन के समूह में रखा जाए, इसका पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो वो जो विषमता थी वो हेनरी मोसले के भी आवर्त सारणी में दिखाई दी। तो ये सारी बातें थी आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब हुई और किसने की। अब हमें ये समझना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की रचना किस प्रकार से हेनरी मोसले ने की, तो देखते हैं पूरे विस्तृत रूप से। तो ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी जिसकी रचना हेनरी मोसले इस वैज्ञानिक ने की। हेनरी मोसले ने अपने इस आवर्त सारणी को बनाने के लिए परमाणु क्रमांकों का इस्तेमाल किया, जैसा अभी अभी हमने समझा। परमाणु क्रमांक का आधार लेकर इन्होंने ये पूरी सारणी की रचना की। इस सारणी को बनाते समय उन्होंने 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। इन क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने आवर्त नाम दिया और
ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह नाम दिया। तो इस प्रकार से 7 आवर्त और 18 समूहों का उपयोग करके ये पूरी आवर्त सारणी की रचना की गई और इस रचना के दरमियान इसमें 118 चौखट बनाए गए, जिससे 118 तत्व को उचित स्थान प्राप्त हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक का आधार लिया, यानी कि तत्वों को, उनके समान गुणधर्म वाले तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, यानी कि चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे यदि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी के तत्वों के यदि आप परमाणु क्रमांकों को देखेंगे, ऊपर वाले अंकों को देखेंगे, तो वो जो अंक हैं बढ़ते क्रम में हैं, यानी कि जैसे जैसे तत्व बढ़ने लगे वैसे वैसे उनके परमाणु क्रमांकों परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहे थे, यानी कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब इन आवर्तों और समूहों के अलावा इस आवर्त सारणी में नीचे 2 श्रेणियां बनाई गईं और ये आवर्त सारणी के नीचे के हिस्से में रखी गई थी और इन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी ऐसा नाम दिया गया। यानी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी को इस आवर्त सारणी के अधोभाग में, यानी कि नीचे के हिस्से में रखा गया। तो इस प्रकार 118 तत्वों को पूरी तरह से उचित स्थान मिला उनके परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु क्रमांकों के आधार पर। इस पूरी सारणी को खंडों के आधार में भी व्यवस्थित किया गया, वर्गीकृत किया गया, यानी कि इस सारणी में 4 खंड बनाए गए, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। समूह 1 और 2 के तत्वों का समावेश एस खंड में, समूह 13 से लेकर 18 तक के तत्वों का समावेश पी खंड में, 3 से लेकर 12 तक के तत्वों का समावेश एस खंड में और नीचे के जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व थे उनका समावेश एफ खंड में किया गया। यानी कि कुल 4 खंडों का इस्तेमाल करके इस आवर्त सारणी को एक बार फिर से विभक्त किया गया। तो इस आवर्त सारणी में पूरी तरह से सारे तत्वों को उनका उचित स्थान मिला। अब देखते हैं उन्हीं सारी बातों को एक बार फिर से कि आधुनिक आवर्त सारणी की रचना करते समय 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा गया और उन्हें 1 से 7 क्रमांक मिला। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो समूह कहलाए उन्हें 101 से 18 क्रमांक मिला। इस आवर्त सारणी के समूहों और आवर्तों के अलावा अधोभाग में, यानी कि नीचे के तरफ स्वतंत्र पंक्तियां दर्शाई गईं और उन पंक्तियों को लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जाना गया। पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों के लिए 118 चौखट निश्चित किए गए। अब आवर्त सारणी को 4 खंडों में भी विभाजित किया गया। वो कौन से 4 खंड थे? एस, पी, डी और एफ। एस खंड के तत्वों में समूह 1 और समूह 2 के तत्व ये एस खंड में आए और समूह 1 के तत्व को क्षारीय धातु और समूह 2 के तत्व को भूक्षारीय धातु कहा गया। पी खंड के तत्वों में समूह 13 से समूह 18 तक का समावेश हुआ। डी खंड के तत्वों में समूह 3 से समूह 12 तक के तत्वों का समावेश हुआ और डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा गया। सारणी के अधोभाग में, जैसा हमने समझा कि सारणी के नीचे की स्थिति में 2 ऐसी श्रेणियां बनाई गई जिसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से जाना गया। अब पी खंड जो हमने देखा था एकदम राइट में, जो पी खंड के तत्व थे उनके पास टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं थीं और उनके किनारे पे जो तत्व थे वो धातु सदृश थे। और धातु सदृश किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें धातुओं का और अधातुओं का दोनों के ही गुणधर्म पाए जाते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु सदृश कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा के बाईं ओर सभी धातुएं और दाहिनी ओर सभी अधातुएं पाई गई।
तो इस प्रकार से यदि हम आवर्त सारणी को फिर से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे किनारे पर जो भी तत्व हैं वो सारे तत्व जो थे वो धातु सदृश थे। उनमें जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे तत्व, आर्सेनिक, ये सारे तत्व धातु सदृश थे, यानी इनमें धातुओं के और अधातुओं के दोनों के गुणधर्म पाए जाते थे। और इनके बाईं ओर सारे धातु और दाहिनी ओर सारे अधातु के तत्वों का समावेश हुआ। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी की रचना की गई। उम्मीद है ये आवर्त सारणी पूरी तरह से आपको समझ आ रही होगी और इसे आप पूरी तरह से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।